निबंध आपके पास क्या था? मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया? वर्तमान आंकड़े से, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी रामचरितमानस के किसी चौपाई से कर सकता है, कोई हो सकता है विदेश नीति से करे, कोई हो सकता है अंग्रेजी सत्ता से ही शुरू करे, हम हो सकता है उपनिषद से शुरू करें, हम हो सकता है उत्तर वैदिक समाज में किस तरह से जन्म आधारित जाति संरचना हुई, किस तरह से लिंग भेद पर बातें हुई, वहाँ से हम शुरुआत करें। तो हम कैसे शुरुआत करते हैं, क्या जानकारी रखते हैं, ये धीरे धीरे लिखते लिखते क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। लेकिन निश्चित रूप से निबंध को विभिन्न दिशाओं में खोलना है, समझाना है। और अभिधात्मक अर्थ से निबंध नहीं होगा। मूस का मतलब यहाँ चूहा कदापि नहीं है। हालांकि कई गुरुजनों ने बोर्ड पे चूहा बना बना के सिखाया और हाथी का फोटो भी बनाया, नहीं निबंध पढ़ाते हुए। हाँ ये भी, हाँ इसमें भी कई बार तो मूस मूसी बने रहने में आनंदित होता है। नहीं ऐसा होता है ना, उसको लाख सब कुछ सुविधा दे दी जाए, तो वो चीज़ भी लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल लिखना है, कई डायरेक्शन में लिखना है। एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपके पास सब सुविधाएं हों, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पा उसका, लेकिन उसके अंदर वो जो आप किलिंग इंस्टिंक्ट जो है, जो जिजीविषा जो है, जो विपरीत परिस्थितियों में बढ़ने की जो हो सकता है कि उसकी हो सकता है संगति ऐसी हो सकता है संगति अच्छी हो। मुखर्जी नगर में आया और रूममेट मेरा मिल गया, बहुत अच्छा। नहीं हो सकता है कि मेरी संगति क्या हो गई, खराब हो गई हो। बहुत सारी बातें किसी व्यक्ति की सफलता और असफलता में, इसलिए कहा गया कि योग्यता तो 1/4 ही है। कोई व्यक्ति कहाँ है, वो अपने निर्णयों का ही उत्पाद है। यानी हम अपने जीवन में जो जो डिसीजन लेते हैं उसी का एक्चुअल कल्मिनेशन है हम। कोई व्यक्ति 50 साल में 60 साल में अपने को आकलित करे तो यही देखेगा कि हमने जो जो निर्णय लिए हैं उस सब निर्णयों के कारण ही हम यहाँ हैं। कई बार हो सकता है परिस्थितियों के कारण भी हो। बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें हैं जो सब निबंध में, चूँकि बहुत सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं, उसमें हो सकता है कि संविधान का अनुच्छेद, संविधान का भी बात, इतिहास का बात, अर्थनीति की बातें, विदेश नीति की बातें, राजनीति की बातें, फिलॉसफी की बातें, वेस्टर्न फिलॉसफी की बातें। अब कई सारी बातें जो हैं वो निबंध में, जितना ज्ञान का विस्तार होगा परीक्षक उतना ही क्या होगा, प्रभावी होगा। और उस ज्ञान की प्रस्तुति कैसे मौलिक रूप से हो रही है, आपकी भाषा कैसी है, भाषा में प्रवाह कैसा है, वर्तनी कैसी है, इन सब बातों को धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप से एडॉप्ट करते रहने से, लिखने से, प्रैक्टिस करने से फिर वो निबंध क्या हो जाते हैं। एक तो विषय की संपूर्ण समझ, और समझ के बाद फिर उसको विभिन्न दिशाओं में लिखना और खोलना, और फिर धीरे धीरे और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ, और ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़ना। ठीक है, तो एक हम लोग उठाते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। अभी हमने हल्का हल्का बताया है 1-2 निबंधों पर, नहीं तो कुछ करते हैं। कोई लोकोक्ति आपके मन में आ रहा हो तो बताइए, फिर हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। कोई है मन में लोकोक्ति? कहीं से भी, कहीं से भी, कोई भी नया पुराना कुछ भी आपके मन में कुछ बात चल रही हो तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग 100 लोकोक्तियों को क्रम से ऑर्डर में पढ़ेंगे। बात सही, और आगे बढ़िए। हाँ, जिसमें स्वयं 72 छेद नहीं। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये है, चलनी जो है, हाँ हंसता है किस पर, सूप पर या डगरा पर। हाँ, इसी में 72 छेद है, नहीं, और हंस किस पर रहा है, जिसमें एक भी छेद नहीं है। नहीं तो बहुत पॉपुलर है लोकोक्ति, बहुत पॉपुलर लोकोक्ति है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब कोई सूप का अर्थ लगाए, ये तो सरल अर्थ है, से निबंध तो नहीं लिखा जाएगा। ऐसे नहीं लिखना, नहीं बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। तो ये शुरुआती दौर है सिखाने का, आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप ग्रेजुएट हैं। ये उनके लिए है जो 4ठी 5वीं 6ठी क्लास में हैं।
8वीं क्लास में, तब लिखेगा कि अच्छा इसका सरल अर्थ ये है। जैसे कोई 10वीं से नीचे का विद्यार्थी है, मैं सर बीपीएससी के नहीं तो वो गलत है। मतलब बीपीएससी का मतलब है कि हर विद्यार्थी क्या है, ग्रेजुएट है मिनिमम रूप, और ग्रेजुएट है तो इसका मतलब है कि उसकी भाषा का समझ का एक अपना स्तर। तो अब उस स्तर में कोई कहे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो है ना, मीनिंगलेस है। इसका मतलब है कि वो 30% 40% अंक प्राप्ति के लायक है ना। कोई ये कह रहा है कि इसका सरल अर्थ ये है, इसका विशेष अर्थ ये है, वो तो अंडरस्टूड है कि लोकोक्ति होती क्या है, उसके बाद आपको लिखना, ठीक है। तो वैसे नहीं लिखना। अब चलनी का मतलब क्या है, जिसमें स्वयं बहुत सारी कमियां हैं। छेद का मतलब क्या हुआ है, कमियों से, लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, यानी इसमें सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशन है ना, बहुत सारी कमियां हैं। और दूसरे पर हंस रहा है मतलब ये व्यंग कर रहा होगा, ये विरोध कर रहा होगा, ये असहमति पैदा कर रहा होगा। यानी इसके किस पर विरोध कर रहा है, जो उससे बेटर है, किसी भी स्तर पर उससे क्या है, बेहतर है। तो क्या ये होता है राजनीति में? हाँ, सबसे ज्यादा तो वही होता है। होता है समाज में, लिंग के स्तर पर होता है ना। अब देखिए निबंध आपको कहाँ कहाँ ले जा रहा है, धर्म के स्तर पर, भाषा के स्तर पर नहीं। यानी अब ये निबंध फिर से आप ले जाइए कि भाई क्या हंसा नहीं गया होगा महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए होंगे, नहीं। अब आप सोचिए कि कहाँ कहाँ ये निबंध आपको ले जा रहा है। गांधी जी पर, भाई एक लाठी से आज़ादी मिलती है क्या, नहीं। 1917 में जब उन्होंने रोका होगा कि जी हम नहीं मानेंगे कानून, अविश्वसनीय रहा होगा, लेकिन चंपारण ने यू टर्न कर दिया, नहीं। तो कई बार चीज़ें क्या होती हैं, यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति विशेष है, ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये संगठन भी हो सकता है, ये पार्टी विशेष भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वो समाज भी हो सकता है, वो धर्म नियंता भी हो सकते हैं, कोई संस्था हो सकती है ना। यानी एक ऐसे व्यक्ति पर व्यंग करना जो स्वयं में ही बहुत सारी कमियों का शिकार है। तो क्या हंसने से भी घर बसता है क्या? आपने देखा होगा, सुना होगा कि हंसले घर बसेला, नहीं। तो क्या कई बार विरोध व्यंग भी किसी सूप को, किसी संगठन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है? हो सकता है कि कोई विरोध वाली ऐसी स्थिति हो, व्यंग वाली ऐसी स्थिति हो कि उसमें फिर क्या हो, एक अपने तरह की जिजीविषा पैदा हो। तो आप समझ गए कि निबंध को हम लोग कैसे कैसे सोचेंगे और कैसे कैसे। कुछ और मन में आ रहा हो तो पूछिए। राजनीति पे अगर बोलना होगा तो पार्टी का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं देना है। कुछ भी आप लिखेंगे तो संकेतों में ही लिखेंगे। जैसे कि विपक्ष जब भी होता है तो हमेशा जो है मतलब जो वर्तमान समय में सरकार होती है उसको हमेशा विरोधी करती है कि उसके अंदर में ये छेद है, ये छेद है। लेकिन जब उनके ही सरकार होती है तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि मतलब इस तरीके। तो बताइए इसमें सॉल्यूशन क्या है? अगर मान लिया कि कोई पार्टी अगर ऐसे करती हो तो फिर क्या सॉल्यूशन है? आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? कि जो चीजों पे वो तो सब्जेक्टिव मामला है, जिस नज़र से आप देख रहे हो सकता है वो नज़र आपकी अपनी हो सकता हो विरोध का तरीका सही हो, वो बात तो सही है। लेकिन हो सकता है कि भाई जो आप कदम उठा रहे हों, जो आप बोल रहे हों, जो आप विरोध कर रहे हों, जिसमें कमियां निकाल रहे हैं, हो सकता है आप में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तब भी आप किसी में कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में होता ही है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप क्या लिखेंगे? क्योंकि आप तो एक विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी हैं तो आपके जेहन में 3-4 बातें होनी चाहिए अगर किसी के बारे में लिखते हैं। पहली बात संविधान, दूसरी बात गांधी ने कहा था कि जब कुछ सोचें करें तो एक बार ज़रूर देख लें कि अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई दल अगर विरोध कर रहा हो तो क्या इस नियत से कर रहा है कि अंतिम व्यक्ति पर क्या इफेक्ट आ रहा है? गांधी ने 7 पाप बताए थे, नहीं? क्या वो दृष्टि में है, वो दृष्टिकोण में है आपके कि कोई व्यक्ति अगर, कोई राजनीतिक पार्टी अगर विरोध कर रहा हो तो उसको स्वयं में
क्या वो गांधी ने जो 7 पाप बताए क्या उसमें वो लिप्त है, या उससे ऊपर उठ कर के विरोध कर रहा है, या वो अंतिम व्यक्ति को देख रहा है, या संविधान को देख रहा है, या भारतीय संस्कृति के मध्यम मार्ग को देख रहा है, या भारतीय संस्कृति की जो सहिष्णुता है, जो हम कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या उसको जेहन में रख के बोल रहा हो? अगर उसके जेहन में रख के विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से वो तार्किक है। नहीं, अगर कोई एक पार्टी विशेष अगर विरोध कर रहा हो तो विरोध कर रहा हो तो उसके जेहन में क्या है, उसका मंतव्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो उद्देश्य सर्वाइव कर रहा है मध्यम मार्ग को? क्या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जस्टिफाई कर रहा है? क्या वो अंतिम व्यक्ति को नज़र में रखे हुए है? अगर ये सब रखे हुए हैं तब उसका विरोध करना जायज़ है, रास्ता दिखाना जायज़ है। यद्यपि उसमें अंदर में कमियां हैं, लेकिन हो सकता है उन कमियों के बावजूद वो चाहता हो कि हमारी समाज नीति, हमारी धर्म नीति, हमारी राजनीति अंतिम व्यक्ति का क्या करे, कल्याण करे। ठीक है, तो आपको ये सब बातों का ध्यान में रखना है। किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना है और किसी जीवित व्यक्ति का नाम नहीं लेना है ना। अपने निबंध में कहीं भी जो सरवाइव कर रहा है व्यक्ति, जो अभी इस धरती पर है, उसका नाम नहीं लेना है, या उसका भी नाम नहीं लेना है जिसने एक छवि अर्जित की है, एक तरह की अलग तरह की कोई छवि अर्जित की है, उसका भी नाम नहीं लेना है। क्या? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्व स्वीकृत नहीं हुए, मरने के बाद भी जिसकी स्वीकृति उतनी नहीं बन पाई है समाज में। किस नज़रिए से? हमेशा वो ध्यान देना है, संविधान के नज़रिए से उसकी स्वीकृति नहीं बन पाई है। जैसे मान लिया कि हमारे जो फिलोसफर्स जितने हैं, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जितने सारे लोग हैं, अगर उनकी स्वीकृति बन पाई है, जैसे गांधी हैं, गांधी निर्विवाद रूप से स्वीकृत, उनका कोई विवाद नहीं। अगर कुछ आप विवाद में बोलेंगे भी तो आत्महानि ही करेंगे, नहीं सेल्फ गोल करेंगे या नहीं करेंगे। कबीर पर आप कुछ बोलेंगे, तुलसी पर कुछ बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं, तो ये सेल्फ गोल करने जैसा हो। चूँकि 99% आबादी उनको अपना क्या समझती है, अपना आइडियल समझती है, और निश्चित रूप से उसके काबिल भी हैं। वो नहीं काबिल हैं या नहीं? और एक तो गलत कोट नहीं करना है, गलत कोट नहीं करना है मतलब गलत संदर्भ से कोट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई सवाल? कोई मन में कोई कठिन लोकोक्ति आ रही हो तो पूछिए, फिर हम लोग विधिवत क्लास कल से करेंगे। हाँ, कोई मन में जो आपके लग रहा हो कि बहुत कठिन है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हाँ पूछिए। हाँ, पढ़े तो पढ़ाओ, न तो